रात को मेरे ससुराल में मेरे सो जाने के बाद बड़ी अजीब सी आवाज़ें आती है। मेरा दिल दहलाती आवाज़ों से मुझे बहुत डर लगने लगा था। एक दिन मैंने पता लगाने की कोशिश की कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मेरा नाम नियति है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तब बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी, क्योंकि हमारे खानदान में आज तक लड़की पैदा नहीं हुई थी और मेरे पैदा होने से सब ने बहुत खुशी मनाई थी। हमारे खानदान में आज तक सिर्फ लड़का ही पैदा होता था। मेरे आने से सबके चेहरे पर खुशी थी। सब मुझे प्यार से नियति बुलाते थे, नियति बुलाते थे। मुझे मेरे खानदान का सबका प्यार मिलता। सबका प्यार मिलने के कारण मैं बहुत खुश थी और बहुत लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी। और देखते ही देखते अब मैं जवान हो चुकी थी और मेरी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। मैं शहर के माहौल से तंग आ गई थी। मुझे खुली हवा में सांस लेना था। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि मेरी शादी गांव में कराना, क्योंकि मुझे गांव में रहना पसंद है। मुझे शहर अच्छा नहीं लगता है। माँ, शहर से सब घर अंदर ही अंदर रहते हैं। मुझे बगीचे में खेलना है, झूलना है, बस खुले आसमान के नीचे रहना चाहते हूँ। इसीलिए माँ, मेरी शादी गांव में ही कराना। मेरे अरमान बहुत सजाए थे। मैंने अपने अरमान अपने माता पिता को बता दिए और मेरी अरमान भी पूरे हो गए जब एक अच्छा रिश्ता हमें मिल गया और गांव का ही रिश्ता था। मेरी मम्मी पापा ने लड़का देखा, कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद उस लड़के से मेरी शादी हो गई। उस लड़के का नाम नितिन है। नितिन से शादी होने के बाद मैं गांव चली गई। गांव में नितिन का सारा परिवार रहता था। नितिन कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ शहर आए हुए था। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तब सब बहुत अच्छे थे। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरी ननद थी। मेरे ससुर जी 1 साल पहले ही इस दुनिया से विदा हो गए और नितिन अपने परिवार के इकलौते लड़के थे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक बात मुझे बहुत उदास कर गई। शादी के 2 दिन बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर विदेश कमाने चले गए। मैं इस बात से बहुत दुखी रहने लगी। रात को जब मैं सोने गई तब रात को बाहर कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं डर के मारे थर थर काँपने लगी। मैं अपनी आंखें बंद कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वही डर लगने लगा था। वह आवाज़ कुछ घंटों तक आती। मैं देखते देखते रात को सोई नहीं। फिर सुबह अचानक मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली कि बहू, आज इतना सो रही हो। फिर मैंने दरवाज़ा आंख मलते हुए खोला। तब मेरी सास देखा और बोली कि रात भर सोई नहीं क्या बहू। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ, रात को बड़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं सोई नहीं रात भर। बस सुबह सुबह अभी 1 घंटा पहले ही मेरी आंख लगी थी। फिर मेरी सास ने कहा, जाओ जाकर तुम सो लो, मैं आज सारा काम कर दूंगी, रात को अपनी ननद के कमरे में सो जाना। फिर मैं सोच में पड़ गई कि मेरी सास अपनी बेटी को ननद क्यों कह रही है। वह यह बोल रह सकती थी कि मेरी बेटी के कमरे में सो जाना। खैर, कोई बात नहीं। माँ जी ने कहा मुझे सोने के लिए। मैं तुरंत अपने कमरे में आई और सो गई। जब मैं सोकर उठी तब मेरी सासू माँ घर का सारा काम कर चुकी थी। मैं दोपहर को लगभग सो के 2 बजे उठी। मेरी सास ने कहा कि जाओ जाकर खाना खा लो। मैं जाकर अपना खाना खाई और अपनी सास से कहा कि माँ, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसी सास हर किसी को मिल जाए तो सबका नसीब खुल जाए। फिर देखते ही देखते रात को हो गई। फिर मेरी सास ने जैसे कहा था कि ननद के कमरे में सो जाना, मैं अपने ननद के कमरे में आई। फिर मेरी ननद ने कहा कि भाभी, आप अंदर क्या करोगे? मैं रात भर पढ़ाई करते रहूँगी और लाइट भी चालू रहती है, इससे आपको परेशानी होगी। मैं अपनी ननद से कहा कि आपको कोई परेशान नहीं करूँगी, मुझे हर माहौल में सोने की आदत है, तुम चिंता ना करो। फिर मेरी ननद मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है। फिर मैं फटाक से अपने कमरे में आई और अपना बिस्तर उठाकर ननद के कमरे की ओर जाने लगी। जैसे ही मैं कमरे तक आई, ननद ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन मेरी ननद ने नहीं खोला। मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही। फिर वापस आ गई अपने कमरे में। जैसे जैसे सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर से वही आवाज़ मुझे परेशान करने लगी। रात को अजीब सी आवाज़ आती थी जिससे मुझे डर लगता था। फिर जैसे तैसे रात गुजरी। मैंने सुबह जैसे हुई तब यह बात अपनी सासू माँ को बता दिया। मैंने सासू माँ को बताया कि ननद मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती। तब सासू माँ ने रात को बहुत डांटा तो ननद ने मुझे गुस्से से देखते हुए अपना मुंह बना ली। फिर दूसरे दिन भी जब ननद के कमरे में लेट गई, तब लेटने के बाद आधी रात को ननद मुझे जगाकर बोलने लगी कि भाभी, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लाओ। फिर मैं पानी लाने के लिए बाहर गई। जब मैं पानी लेकर आई तब ननद अंदर से दरवाज़ा फिर से बंद कर ली थी। मैं बाहर खड़े रहकर बहुत देर तक खटखटाया। मैंने
लेकिन ननद ने दरवाज़ा नहीं खोली। मुझे बाहर बहुत डर लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कमरा इतना बड़ा था कि घर इतना बड़ा था कि बाहर बहुत डर लग रहा था। मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे जाने में कितना डर से काँप रही थी। फिर मैंने पानी का जग वहीं पर रख दिया और भागते-भागते अपने कमरे की तरफ अंदर से फटाक से मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और एक कंबल लेकर फटाक से बेड के ऊपर सो गई, आंखें बंद करके। सुबह जब उठी तब मैं फिर से यह बात सासू माँ को बताई कि सासू माँ, ननद ने रात को ऐसा 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 किया। तब सासू माँ ने फिर से ननद को बहुत डांटा। फिर रात को फिर से मेरी नज़र ने फिर से मुझे जगाया और फिर से पानी लाने के लिए भेजने लगी, लेकिन मैं जाग नहीं रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज मैं नहीं जागूंगी, फिर तुम कितना भी बोलो। मेरी ननद मुझे उठाते रह गई, मैं बहुत बोलते रह गई। जब मेरी ननद को एहसास हो गया कि मैं बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ, तब मेरी ननद अपनी अलमारी खोली और अलमारी से एक पोटली निकाली और पोटली निकालकर कमरे की खिड़की खोली और खिड़की से छलांग लगा ली। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई। मैं सोच में पड़ गई कि मेरी ननद कहाँ गई। फिर मैंने सोचा कि मेरी ननद को हमारे घर की इज्जत का ज़रा भी ख्याल नहीं है, आने दो तब बताती हूँ। फिर मैंने सोचा इसीलिए ना मेरी ननद मुझे कमरे में सोने नहीं दे रही थी। आखिर रात को किसी लड़के से मिलने की क्या ज़रूरत है उसको। फिर बेड पर लेटे लेटे मैं यही सब सोच रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद ननद के आने की आहट मुझे सुनाई दी। मैंने फटाक से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर ननद कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने अलमारी खोली और जो पोटली ले गई थी उसको रख दिया और मेरे पास आकर सो गई। अगले दिन मैं सोच लिया कि ननद के राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। आखिर मेरी ननद किसी लड़के से बात करती है, क्या करती है। फिर अगले दिन भी फिर से मेरी ननद मुझे सोता हुआ देखकर वह फिर से अलमारी से पोटली निकाली और खिड़की से छलांग लगा दी। यह देखकर मैं भी फटाक से उठी और खिड़की से मैंने भी छलांग लगा लिया। मेरी ननद बहुत तेज कदमों से आगे बढ़ते जा रही थी। मैं उसके पीछे पीछे आगे जा रही थी। तब मैंने देखा कि मेरी ननद एक कब्रिस्तान में पहुंची और कब्रिस्तान में जाकर वह घुटनों पर बैठ गई और बैठने के बाद वहां की जमीनों को हाथों से खोदने लगी। यह सब देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मुझे बहुत डर लगने लगा। फिर मैं उल्टे पांव वापस आई, अपने कमरे में आकर लेट गई और बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि मेरी ननद यह सब क्या कर रही थी। मुझे सच जानना था। फिर मैंने एक योजना बनाई। मेरी ननद के आने से पहले ही मैंने वह खिड़की अंदर से बंद कर ली। जब मेरी ननद वापस आई तब खिड़की को खुला न पाकर वह खटखटाने लगी। मैं वहीं पर बैठी थी। मैंने अपनी ननद से कहा कि यह खिड़की नहीं खोलूंगी जब तक तुम मुझे सब सच नहीं बता देती। तुम आखिर गई कहाँ थी और कब्रिस्तान में क्या कर रही थी। तब ननद ने कहा कि भाभी मैं आपको सब बताऊंगी, पहले खिड़की खोल दो, मैं अंदर आ जाऊं, फिर आपको सब बताती हूँ। फिर मैं अपनी ननद को कसम खिलाया और उसके बाद खिड़की खोल दी और उसके बाद सब पूछने लगी। तब फिर मेरी ननद ने कहा कि भाभी जब मैं 12th क्लास में पढ़ रही थी उस वक्त मेरी मुलाकात एक राजू नाम के लड़के से हुई थी। राजू एक ज़मींदार का लड़का था। वो बहुत ही अमीर ख़ानदान से था। वह मुझे हर तरीके से परेशान करता था। मैं उसे कहती थी कि तुम अपने घर की इज्जत का ख्याल है तो वह राजू बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, बस एक बार मेरे से मिल लो। जब तुम्हें लगे कि मैं ठीक नहीं हूँ तब तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। राजू के कहे मुताबिक मैंने उसकी बात मान ली। वह मुझे एक होटल में बुलाया था। मैं वहाँ गई थी और तब मैंने देखा वहाँ पर बहुत से लोग हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है। जब उस कमरे में गई तब राजू अपनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देख रहा था। वह मेरे से ज़बरदस्ती करने आ रहा था। उसी वक्त एक लड़का आया और उसने मुझे राजू से बचा लिया। फिर मैं वहाँ से बचते बचाते घर पर आ गई। अगले दिन मुझे पता चला कि वह लड़का हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। उसका नाम राम है। फिर जब यह खबर राजू को लगी तब उसने राम को परेशान करने की अलग अलग तरीके निकालने लगा। राजू राम को फेल करने के लिए बहुत से तरीके आजमाने लगा। राजू एक जमींदार का बेटा था, इस वजह से उसने प्रोफेसर को अपने साथ मिला लिया था और प्रोफेसर ने एक ऐसा असाइनमेंट पूरा करने के लिए राम को दिया था कि वह पूरा करना लगभग नामुमकिन था। वह प्रोफेसर राम को हड्डियों का ढांचा बनाकर लाने के लिए कहा था। हड्डियों का ढांचा कहाँ से मिले। फिर मैं राम से पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब राम ने मुझे सारी बात बताई। तब मैंने कहा तुमने मेरी इतनी मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है, इस असाइनमेंट में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तब मैंने राम के लिए हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए खोज खबर करने लगी। तब मुझे पता चला कि हड्डियों का ढांचा तो एक कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। सुबह जाकर मैं देखी थी कहाँ है, कहाँ पर मुझे मिल सकता है, और सुबह तो यह काम नहीं कर सकती
थी। मैं इसीलिए रात को जाकर हड्डियों का ढांचा वहां से निकालने की कोशिश करती। आज आखिरी काम बचा था, वही लेने के लिए गई थी। फिर मैंने अपनी ननद से कहा, तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रही थी। फिर मैं अपनी कोशिशों से अपने पति का साथ लेकर अपनी ननद और राम की शादी करवा दी और दोनों अब खुशी खुशी रह रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।